साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7646950188। मैं नंबर दोहरा रहा हूँ 7646950188। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह के आधिकारिक प्लेटफॉर्म है। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव अलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसे संक्षेप में पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसे कि तमिलनाडु में AIDMK है और आंध्र में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष राजनीतिक पार्टी पाई जाती हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश एवं पक्षपाती हैं, पार्ट एंड पार्शियल हैं। इन दिनों जैसा कि आप हमारे समाज में देख रहे हैं, हमारे देश में देख रहे हैं, मुख्य धारा का जो हमारे देश का मीडिया तंत्र है बहुत ही इन दिनों चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। इन सब बातों से प्रेरित होकर के हमने इस राष्ट्रीय मीडिया तंत्र के विषय में एक आलेख तैयार किया है। हमने इस आलेख को 2 भागों में बांटा है। आलेख का पहला भाग हम पिछले एपिसोड में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं और दूसरा भाग इस प्रकार से है। मैं इसके शीर्षक को इस तरह से दोहरा रहा हूँ। क्या भारतीय राष्ट्रीय मुख्यधारा का मीडिया तंत्र संविधान निर्देशित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है? मैं इस आलेख के दूसरे खंड को इस तरह से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपसे निवेदन किया था कि ये आलेख पूरी तरह से टेक्निकल स्वरूप का है, इसे भाषण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए मैं इसको सीधा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आलेख का भाग 2। पिछले एपिसोड में हमने जिन बातों की चर्चा की थी उन सब बातों के विषय में बुद्धिजीवी वर्गों में काफ़ी चर्चा हो रही है। ये सब बातें इन दिनों पब्लिक डोमेन में भी हैं। भारतीय समाज के ताने बाने को, सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने, बचाए रखने के लिए चिंता भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन एक अति बारीक एवं सबसे खतरनाक चलन जो भारतीय मीडिया एक गोपनीय एजेंडे के रूप में अपनाए हुए है वो है पुरोहिती राज्यवादी मान्यताओं, पाखंडवादी मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करना, धर्मांधता एवं कर्मकांडों को बढ़ावा देना व उनका रात दिन प्रचार प्रसार करना, कपोलकल्पित बातों मिथिकल थिंग्स को ऐतिहासिक घटनाओं हिस्टोरिकल इवेंट्स के रूप में पेश करना और ऐतिहासिक घटनाओं को कपोलकल्पित एवं झूठ की तरह प्रचारित करना। हम यह बात बड़े दुख के साथ लिख रहे हैं कि भारत में ऐसी सैकड़ों टीवी चैनलें हैं जो मात्र इन्हीं बातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च की गई हैं। कृपया संविधान के अनुच्छेद 51 का बारीकी से अध्ययन करें। मैं संविधान के अनुच्छेद को पुनः आपकी सेवा में दोहरा रहा हूँ। अनुच्छेद 51 का बारीकी से अध्ययन करें। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो समाज में वैज्ञानिक, तार्किक और हेतुवादी सोच विचार को विकसित करेगा। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ठीक उल्टा ही कर रहा है। हम इस अवस्था को कुछ इस तरह से परिकल्पित करते हैं कि भारतीय
लोकतंत्र रूपी छत को, जिसे 4 खंबे चारों कोने को संभाले हुए हैं और उनमें से एक खंबा मीडिया तंत्र अलग होकर छत के ऊपर आकर खड़ा हो गया है और कॉलम हैमर बड़ा हथौड़ा बनकर छत की हैमरिंग कर उसे धराशायी करने का उल्टा काम कर रहा है। प्रश्न है कि क्या मीडिया तंत्र का यह कार्य संविधान विरोधी नहीं है? हमारे विचार में अगर संविधान विरोधी नहीं तो गैर संवैधानिक, गैर नैतिक, अमानवीय अवश्य ही है। हम अपने 50 वर्ष के अनुभव से यह कह सकते हैं कि भारत में इन दिनों जो धार्मिक उन्माद, धर्मांधता, धर्मभीरुता, धार्मिक कट्टरवाद, अहिष्णुता, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव, अंधविश्वास का बोलबाला है और इन सब बातों से उत्पन्न ढेर सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। उनके अनेक मूल कारणों में से यह भी कारण है कि भारतीय मीडिया तंत्र ने ना तो अपने संविधान प्रदत्त कर्तव्यों को निभाया है और ना ही अपनी व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल इथिक्स का ही निर्वहन किया है। सिद्धांततः मीडिया तंत्र को निगरानी करने वाले कुत्ते, वॉच डॉग की भी उपमा दी गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस उपमा का भावार्थ यह है कि वो सत्तासीन वर्ग, जिसमें शासन, राजनीतिक पार्टियां, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति, व्यापारी, कॉरपोरेट एवं बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हैं इत्यादि की अच्छी बुरी, सकारात्मक नकारात्मक गतिविधियों पर देश का मीडिया तंत्र पैनी नज़र रखता है। वो सब अच्छी कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी आम जनता के सामने लाता है और खराब, हानिकारक, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी भी आम जनता के सामने लाता है। मीडिया तंत्र से जुड़े अनुभवी विद्वान वरिष्ठ पत्रकार उनका अध्ययन मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अपनी टीका टिप्पणियों के साथ समाचारों के रूप में, संपादकीय, मेहमान संपादकीय के रूप में सामने लाते हैं। उधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समीक्षाओं, समूह चर्चाओं, सेमिनारों, बहसों, डिबेटों, ग्राउंड रिपोर्टों इत्यादि के माध्यम से आम जनता, जो कि लोकतंत्र में सबकी स्वामी मास्टर होती है, के समक्ष उजागर करते हैं। वास्तविक ऐतिहासिक घटनाक्रमों को कपोल कल्पित बताना और उसे झूठ की तरह प्रचारित करना संविधान विरोधी होना, गैर संवैधानिक होना ही है। प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय मीडिया तंत्र अपने संवैधानिक, सामाजिक कर्तव्यों, व्यवहारिक सदाचार का पालन करते हुए वॉचडॉग की भूमिका निभा रहा है? उत्तर सिर्फ नहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय मीडिया तंत्र उल्टे, जैसा कि हमने पहले लिखा है, ठीक विपरीत दिशा में जा रहा है। वो ना तो आम जनता के सरोकारों को उठाता है और ना ही आम जनता के मुद्दों को उठाता है और ना ही उन पर चर्चा करता कराता है। भारतीय मीडिया तंत्र का एक खतरनाक पहलू ये भी है कि वो देश के असली मुद्दों, रियल इशूज़ से आम जनता का ध्यान हटाकर रखता है और उन्हें गैर मुद्दों, नॉन इशूज़ में डालकर रखता है। साथ ही गैर मुद्दों को असली मुद्दों के रूप में अपनी व्यापक मात्रा में पेश करता है। साथ ही गैर मुद्दों को असली मुद्दों के रूप में इतनी व्यापक मात्रा में पेश करता है कि वे आम जनता को देश के असली एवं महत्वपूर्ण मुद्दे लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने पूर्व में जिन बातों का वर्णन किया है, उनके माध्यम से आम जनता की बुद्धि को धोने, ब्रेन वॉश का काम भी करता है। भारतीय मीडिया तंत्र एक नाजीवादी कहावत, एक झूठ 1000 बार और ज़ोर ज़ोर से बोलो वो सच लगने लगता है, का इस्तेमाल कर करके झूठ को सच एवं सच को झूठ साबित करने में बड़ा सफल है। भारतीय मीडिया तंत्र, जैसी कि इन दिनों आम चर्चा है, मात्र राजनीतिज्ञों, सत्ताधीशों, पूंजीपतियों
उद्योगपतियों एवं कारपोरेट घरानों का माउथपीस ही नहीं है, वो स्वयं ही एक बड़ा कारपोरेट है। इस प्रकार वो स्वयं सत्ताधीशों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के साथ मिलकर उनकी गोद में बैठकर भारी मुनाफाखोरी कर विलासिता एवं लावण्यपूर्ण जीवन जी रहा है। कुल मिलाकर यदि हम कहें कि अगर भविष्य में यही हालत रही तो देश में गृहयुद्ध होने एवं देश के टूटने में यदि किसी का हाथ रहा तो उसमें भारतीय मीडिया तंत्र का बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो ऐसा हमारा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उक्त बातों के अलावा दो बातों का जिक्र करना यहाँ प्रासंगिक होगा। ये दो बातें आम चर्चा में या आम जनता की जानकारी में नहीं हैं। पहली बात यह है कि जब से वर्ष 1990-92 से एलपीजी की अवधारणा भारत में आई है, तब से चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने छोटे एवं मझोले स्तर के स्थानीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को ना तो सहारा ही दिया है, प्रोत्साहन ही दिया है और ना ही कोई सब्सिडी या विज्ञापन आदि प्रदान करने की व्यवस्था की है। इससे वे टूटते गए एवं समाप्त भी हो गए, जबकि कारपोरेट घरानों की पत्र पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र को भारी ऋण, छूट एवं महंगे महंगे विज्ञापनों से नवाजा गया, जिससे वे धनाढ्य तो हुए ही राजनीति के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में दखल देने वाले तक हो गए। दूसरे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र के क्षेत्र में भारत में तो गजब ही हो गया। भारत की प्रायः सभी टीवी चैनलों के मालिक कारपोरेट घरानों से हैं। इस क्षेत्र में ऐसी नीतियां एवं नियम बनाए गए तथा नई टीवी चैनल को लॉन्च करने के लिए ऐसी नीतियां निर्धारित की हैं कि जब तक आपके पास 400-500 करोड़ रुपए नहीं होंगे, आप नई चैनल लॉन्च नहीं कर सकते। ये भी सच्चाई है कि बिना पर्याप्त विज्ञापन के कोई भी चैनल नहीं चल सकती। इन कारपोरेट घरानों से भिन्न अगर कोई व्यक्ति समूह जैसे तैसे नई चैनल लॉन्च कर भी लेता है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसे पर्याप्त और प्रसिद्ध ब्रांड्स के विज्ञापन मिले ही। यही समस्या लगभग प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी है। भारतीय समाजवादी लोकतंत्र में ये अवस्था एकाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का अच्छा नमूना पेश करती है। अगर हम भारत के संविधान की उद्देशिका के नज़रिए से तथा उसके अनुच्छेद 51 का जा के नज़रिए से देखें तो हम पाते हैं कि भारतीय मीडिया तंत्र एक आदर्श मीडिया तंत्र की तरह नज़र नहीं आता, अपितु एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल की तरह नज़र आता है। जैसे कि हमने पहले कहा है, एक वॉचडॉग की तरह भी नज़र नहीं आता। जब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो हमारे विचार से इसमें कमोबेश 4 मुख्य बातें होती हैं: संपादकीय, समाचार, घटनाएं, विज्ञापन एवं चित्र, ग्राफिक्स आदि। अध्ययनों से पता चला है कि हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं की संपादकीय को पढ़ने वालों का प्रतिशत 1% भी नहीं है। हाँ, अंग्रेजी समाचार पत्रों में यह प्रतिशत कुछ अच्छा है, लेकिन दुखद पक्ष यह है कि देश में 10% लोग भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। समाचार पत्रों में समाचार न्यूज़ के बजाय व्यूज़, वे भी थोपे गए विचारों पर अधिक जगह स्पेस खर्च की जाती है। सबसे अधिक और गैर अनुपातिक मात्रा में विज्ञापनों पर जगह खर्च की जाती है। इन विज्ञापनों में बड़े बड़े चित्रों, अर्नक चित्रों की भरमार रहती है। किसी ब्रांड के उत्पादन इत्यादि की जानकारी भी भ्रामक होती है एवं सत्यपरक भी नहीं होती। इन दिनों समाचार पत्र पत्रिकाओं
में प्रतिदिन धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत नामक स्थायी कालमों की भरमार रहती है। इनकी आड़ में धर्मांधता, धर्मभीरुता, अंधविश्वास, कर्मकांडवाद, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसी क्रम में हम आपको एक बड़ी हास्यास्पद बात बताते हैं। इस वैज्ञानिक, तर्कवादी एवं हेतुवादी युग में भी बड़े व्यापक पैमाने पर राशिफल के माध्यम से जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, उनकी भाषा व शब्द विन्यास भ्रामक, बहुआर्थी एवं ढुलमुल प्रकार की होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि किन्हीं 5 समाचार पत्र पत्रिकाओं के किसी एक ही समयावधि के लिए प्रत्येक राशि के लिए घोषित की गई भविष्यवाणियों तथा सुझाए गए वाधा निदानों का राशिवार टेबुलेशन करें तो आप उनमें ऐसे भारी विरोधाभास पाएंगे कि आपको हंसी आने लगेगी। इतना ही नहीं, इन दिनों भविष्य वक्तागण राशिफल ज्योतिष को विज्ञान की एक शाखा होने का दावा भी करते हैं। एक बात और, इन दिनों प्रायः सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन समूचे मुख्य पृष्ठ पर किसी एक कंपनी का रंगीन विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। मुख्य धारा के कथित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र की इन मामलों में तो स्थिति और भी भयानक है, क्योंकि इन दिनों 4G, 5G मोबाइल की वजह से टीवी अब प्रायः हर व्यक्ति की हथेली पर आ गया है। सैकड़ों टीवी चैनलें 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। इनका ऑडियो विजुअल प्रभाव इतना अधिक व प्रभावकारक होता है कि उससे कोई भी बच नहीं सकता। भारत के इस मुख्य धारा के कथित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्र ने भारतीय जनमानस को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके अच्छे प्रभाव कम किंतु बुरे प्रभाव अधिक हैं। आप सब पाठकगण इनके विषय में जानते हैं, यहाँ हम इनका बखान नहीं करेंगे, लेकिन पत्रकारिता जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों के बीच कुछ बातें अवश्य ही रखना चाहेंगे। टीवी चैनलों के प्रसारण के समय की महत्वपूर्ण समयावधि, जिसे प्राइम टाइम कहा जाता है, के दौरान प्रायः सभी समाचार चैनलें बहस, डिबेट एवं आम जनता से रूबरू होने के कार्यक्रम प्रसारण करती हैं। इसके विषय में हमने एक खाका खींचा है जो इस तरह से है। जैसा कि हम दावा करते हैं, मीडिया अपने विचार समाज के कानों में ठूस ठूस कर थोपने का कार्य करता है। इसके लिए कथित बड़ी बड़ी बहसें अच्छा जरिया हैं। हमारे इस दावे को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ निवेदन करते हैं कि कम से कम प्रमुख 5 चैनलों की पिछली 10 बहसों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लें। कंप्यूटर तकनीकी से इस प्रकार विश्लेषण करें कि पूरे समय में से प्रत्येक पैनलिस्ट ने बोलने में कितना समय लिया, एंकर ने कितना समय लिया, एक साथ 2 या 2 से अधिक पैनलिस्टों के बोलने में कितना समय लगा और किसी की भी बात समझ में नहीं आई। पैनलिस्टों ने विषय पर अपने विचार रखने के अलावा एक दूसरे पर व्यक्तिगत, संस्थागत आरोप छींटाकशी में कितना समय लगाया। आप पाएंगे कि लगभग 50% समय एंकर ने स्वयं उपयोग किया। लगभग 30% समय 2 या 2 से अधिक पैनलिस्टों ने आपस में एक साथ बोलने, चिल्लाने में खर्च किया। किसी की भी बात दर्शकों को समझ में नहीं आई। लगभग 10% समय आपस में छींटाकशी एवं व्यक्तिगत, संस्थागत आरोपों प्रत्यारोपों में बेकार हुआ
मुश्किल से 10% समय पैनलिस्ट के अपने विचार व्यक्त करने में खर्च होता है। उसमें भी अगर विचार एंकर के मन माफिक है तो उसे आगे बोलने दिया जाता है, अन्यथा एंकर बीच में ही विघ्न डाल देता है। हम यहाँ जो बारीक बात व्यक्त करना चाहते हैं उसे एक प्रारूपिक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर हम स्वयं चंद विषयों पर कम से कम एक घंटे का 10 बड़ी बड़ी बहसों का आयोजन करते हैं और 4-5 चैनलों के, खासकर अंग्रेजी चैनलों के 4-5 एंकरों को पैनलिस्ट की तरह बहस में भाग लेने के लिए बुलाते हैं और इन 10 बहसों में हम वही आक्रामक रवैया अपनाएं जो एंकर, खासकर 1-2 अंग्रेजी चैनलों के एंकर अपनाते हैं, वही भाषा शैली, शब्दों की तीव्रता, पिच एवं टोन अपनाएं जो एंकर अपनाते हैं, उसी प्रकार से बीच बीच में टोंका-टाकी करें जो ये एंकर करते हैं, तो हमारा विश्वास है कि पहली दूसरी बहस में ही ये पैनलिस्ट एंकर अपना धैर्य खो बैठेंगे। इन दिनों प्राइम टाइम में समाचार टीवी चैनलों में जो बहसें होती हैं उनके विषय में हमें कभी तो ऐसा लगने लगता है मानो एक चकले मोहल्ले में रहने वाली 4-6 वेश्याएं आपस में लड़ रही हैं, और जब एक वेश्या दूसरी की कमियों गलतियों को उजागर करने के उद्देश्य से पोल खोलने लगती है तो जवाब में दूसरी भी पहले की पोल खोलने लगती है। वेश्याओं की इस लड़ाई में एक अवस्था ऐसी आती है कि जब सभी आपस में एक दूसरे की ऐसी पोल खोलती हैं कि सभी एक जैसी ही नज़र आती हैं। इनमें कोई भी अपने को पाक, साफ, पवित्र सिद्ध नहीं कर पाती हैं। उल्टे दर्शकों को ही शर्म आने लगती है। बीच बीच में मौसी एंकर भी पोल खोलू प्रश्न पूछ कर खूब मज़े लेती रहती है। इन सब अवस्थाओं को हमारे प्रेरणा स्रोत एवं हमारे गुरु श्री वी.टी. राजशेखर जी बेंगलुरु ने एक शब्द दिया है, बौद्धिक वेश्यावृत्ति। मैं इसे दोहराना चाहूँगा, बौद्धिक वेश्यावृत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूशन। यहाँ हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि अभी प्रिंट मीडिया जगत में ऐसी निर्लज्ज एवं दुखद अवस्थाएं नहीं आई हैं, और तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी अवस्थाएं प्रिंट मीडिया क्षेत्र में संभव भी नहीं हैं। यही बात इस सदियों पुराने प्रिंट मीडिया क्षेत्र को चंद दशकों पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्रेष्ठ बनाती हैं। यह बात प्रिंट मीडिया से जुड़े बुद्धिजीवी लोगों के लिए गौरव की बात हो सकती है। अतः अंत में यह प्रश्न आपके बीच छोड़कर हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं कि क्या भारतीय मीडिया तंत्र की ये सब बातें भारत के संविधान की उद्देशिका के तथा उसके भाग 4 का मूल कर्तव्य के प्रावधानों के अनुरूप है? प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिलहाल हम आपसे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी चैनल के कम से कम 10 या 15 एपिसोड्स उनके क्रम में देखने की कृपा करें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना के साथ जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपकी सेवा में नए विचारों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।